What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी और बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली गई। यहाँ पर बोला गया कि दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को कोई नहीं। यानी कि एक तरीके से जिंदगी में आप लोग कोशिशें कर रहे हैं ना, अगर उनसे रिजल्ट नहीं निकल कर आया तो कोई आप लोगों को नहीं पूछेगा आप लोगों ने कितने साल तैयारी की, कितने घंटे आप लोगों ने बैठकर तैयारी करी, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी, पर बाद में रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आया 0, तो उसको कोई नहीं देखने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ में लेके चलना है कि ताकि फाइनल आप लोगों का रिजल्ट निकले ही निकले। वरना फिर किसी को बोलते रहना कि हाँ बस एक नंबर से रह गया था, बस फाइनल में रह गया था, कोई नहीं देखेगा, बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये तो सबका होता है, पता नहीं क्या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो अपनी जो भी कोशिश है ना उसमें जी जान लगा दो कि रिजल्ट फाइनल आना ही आना चाहिए। और सबसे शानदार बात यह, अगर किसी चीज को आप लोग इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों ने शाहरुख खान का डायलॉग सुना ना, किसी चीज को अगर आप लोग शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। ये फैक्ट है। अगर जिंदगी में आप लोग को कोई चीज चाहिए ना, उसके बारे में सोचो, एक बार उठने के बाद में सोचो, एक बार रात को सोने से पहले सोचो। अगर उस पर आप लोग इतना जोर लगा पाते हैं, आप लोग रियलिटी में उसके ऊपर बिलीव कर पाते हैं, तो आप लोगों का माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा। नहीं यकीन आता है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखो, और इंप्लीमेंट करने के बाद में रिजल्ट ना आए तो फिर बताना आकर। इसी के ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। आप लोगों ने देखा ना द सीक्रेट मूवी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखेगा, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब जिंदगी में सारी चीजें आप लोग के हिसाब से होने के लिए तैयार है तो आप लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोशिश करो हमेशा इस तरीके से कि फाइनल रिजल्ट आप लोग के सामने जरूर आए। और ये चीजें देखिए, खासकर आप लोग आज के ना किसी भी इंसान को जाकर कुछ भी बोल दो कि यार ये जिंदगी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो उस पर अपने थॉट आप लोगों को देना स्टार्ट कर देगा, हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो। पर लेकिन अगर कोशिश करो कि आप लोग अपनी चीजें अपने तक ही रखो, अपने बारे में सोचो, हमेशा अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। लास्ट डे के कंपेयर में नेक्स्ट डे जो है उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। फिर देखो जिंदगी में कैसे चेंज नहीं आता है, जिंदगी में आराम से चेंज आएगा, पर आप लोगों को उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कुछ क्लैरिटी आई होगी चीजों को लेकर, कि जिंदगी में कभी भी आप लोगों को जो चीजें कर रहे हैं उसके ऊपर हमेशा ऐसे नहीं कि बस होगी तो होगी, नहीं तो कुछ और देख लेंगे। अगर जिंदगी में ऐसे देखोगे तो फिर कुछ और होगा, हो सकता है वो भी ना हो, कुछ और ही हो, किसी और का चाहा हुआ हो। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में जो चीजें चाहिए उसी के बारे में सोचो और उसी के ऊपर पूरी एनर्जी लगाओ। 2 वीडियो आप लोगों के पास में होती है शानदार तरीके से। अगर आप लोग अपनी लाइफ में करंट अफेयर को जिंदगी का पार्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। करंट अफेयर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने लूंगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। अगर आप लोग एग्जाम उठाकर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोग देखोगे तो ठीक है, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए। और साथ में ही पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहां पर मिलेगी, जिसको जाकर आप लोग अपना रिवीजन के पॉइंट ऑफ से उसको पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो काफी शानदार, काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को डिस्कशन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ये इसी बात पर कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने होगा, तो लेक्चर सुनने में भी आप लोगों को मजा आएगा और समझने में मजा आएगा, तो दोनों चीजें अच्छे से देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, यह है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका एक नया नाम लाया गया जिसको बोला गया HSRA। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो 1928 में इसका नाम चेंज किया गया था। इसको फाउंड किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा। तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा ये फाउंड की गई थी। इसका नाम जब चेंज किया गया 1928 में, क्यों चेंज किया गया, सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। ये यहां से देखिए आप लोगों को तो पता ही चल गया कि अभी रामप्पा जो टेंपल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन चुका है वो। क्या आप लोगों को पता है कि इसको एक और नाम से पुकारा जाता है? पहला तो क्वेश्चन ये है कि दूसरा नाम इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर यह है कि इसको जिस नाम से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में इसको लिस्टेड किया गया वो नाम क्या है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि आप लोग जानते हैं रामप्पा टेंपल, कोई और भी इसका नाम है, पर लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका क्या नाम दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोग यार दोस्त आप लोगों को कुछ नाम देते हैं, मतलब आप लोगों का नाम यार दोस्त जो है वो पप्पू बोलते हैं, ठीक है, कि हाँ ये पप्पू है, ठीक है। गर्लफ्रेंड आप लोगों को एक तरीके से कुछ और गोलू मोलू बोलती है, ठीक है। इस तरीके से जो उसका आप लोग का एग्जैक्ट जो नाम है वहां पर, जो कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट उसमें देखने को मिलेगा, वो आप लोगों का नाम बिल्कुल सटीक है कि हाँ आप लोग इलोन मस्क है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि वो सर्टिफाइड नाम क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उसी को भी आगे पीछे कर आप लोग स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको भौगोलिक संकेतक आप लोग हिंदी में बोलते हैं, तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली फैजिल मैंगो के बारे में। ये एक वैरायटी है जो कि कहां पर पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर में।
तो मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको रिसेंटली अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसी कंट्री में। आज के में हमारी कंट्री में से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो खासकर जीआई टैग वाली है। जीआई टैग का क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इस चीज की कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो अगर बाहर कोई चीज आएगी तो वही जाएगी जिसकी मार्केट में कोई औकात हो। तो इसी के चलते यहाँ पर इसकी औकात है, तो इसको मार्केट में इसको बेसिकली बेची जा रही है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताना है कि किस कंट्री में अभी इसको बेचा जा रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये फरवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज हुई थी, जिसमें यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात की गई थी, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसकी कहां पर हुई थी। अब ये न्यूज में क्यों है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि देखिए इतना बता देता हूं, चलिए इंडिया के अंदर हुई थी, ठीक है, इतना आ गया समझ में। पर लेकिन क्वेश्चन ये कि किस राज्य के अंदर हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, हमारे देश में हो रही है, किस राज्य में हो रही है, इसके बारे में क्यों न्यूज में, तो वो आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। अगर बात करें यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप, ये इस तरीके से भी एक दर्जा दिया जाता है, ये एक अप्रोच है यहाँ पर इनकी, ये इनके द्वारा किस ईयर में अडॉप्ट की गई थी। हमें हमारी कंट्री से रिलेटेड ये न्यूज में आ गई है, तो क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, डिटेल में बताऊंगा क्या क्या बातें यहाँ पर चल रही है। यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर कंट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा अभी रिपोर्ट तैयार की गई जिसको बोलते हैं 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इन इंडिया। यानी कि भारत में अगर जाकर आप लोगों को कोई भी अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पर कैसा माहौल है, कैसा क्लाइमेट है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है तो डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आप लोगों के चक्षु खोलेगा, मजा आ गया मुझे पढ़कर, आप लोगों को भी पढ़ाने में मजा लूंगा। बेसिकली इसमें बात ये की जा रही है कि अगर आप लोग होली दीपावली पर या किसी और त्योहार पर आप लोग पटाखे वगैरह फटकाते हो, तो ये कोर्ट के अंदर जब केस गया तो बोला गया कि ये फंडामेंटल राइट है कि हाँ हमारा रिलीजन है भाई साहब, हम लोग ये काम करेंगे क्योंकि हमारे रिलीजन का पार्ट है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि रिलीजन गया ऐसी तैसी में, आप लोगों को रिलीजन को बाद में देखना है, सबसे पहले इंसान को देखना है इंसान जिंदा है या नहीं है। मान लीजिए कोई भी रिलीजन के साथ में आप लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, अगर वो रिलीजन जो है वो इंसान की जो लाइफ जो है उसको अगर सेव नहीं कर पा रहा है, इंसान की लाइफ को और एक तरीके से खराब कर सकता है, इंसान की लाइफ को और बर्बाद कर सकता है, तो वो रिलीजन किस काम का रह गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर जो है वो राइट टू लाइफ देखा जाएगा, उसके बाद में आप लोग का रिलीजन है। बिल्कुल ऐसे से हमारा संविधान है सबसे ऊपर है, उसके बाद में आप लोग रिलीजन देखने को मिलेगा। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है रिलीजन की, पर लेकिन रिलीजन कब आएगा यार, आप लोग ये देखें ना, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट है, हम लोग मानते हैं कि हाँ हमारा रिलीजन जो है हम लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पर लेकिन अगर हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या रिलीजन कहीं टिका रहेगा, रिलीजन की कोई अहमियत रहेगी, नहीं रहेगी। तो रिलीजन से भी पहले राइट टू लाइफ आएगा। राइट टू लाइफ अगर इंसान जिंदा है तो जिंदा होने के बाद में किसी रिलीजन का होगा ना, कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या कोई और कास्ट, कोई और पर्टिकुलर रिलीजन का है, तो सबसे पहले वो जिंदा होगा, एक पैदा होगा, एक इंसान होगा, तो उसके बाद में आप लोगों का रिलीजन आएगा। तो इसीलिए बोला गया कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू रिलीजन से ऊपर है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक पर्टिकुलर केस के अंदर में। आखिर ये कौन सा केस है आप लोगों को बताना है, राइट टू लाइफ जो है वो किस आर्टिकल में आती है और राइट टू रिलीजन के बारे में बात किस आर्टिकल में की जाती है। तो फंडामेंटल राइट से भी अगर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए ना तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। पॉलिटी में भाई साहब अलग से चैप्टर पढ़ा रखा है इसके बारे में पूरा, ठीक है, तो डिटेल में जाकर रिवाइज कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए डिस्कशन तो बड़ा शानदार रहने वाला है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस डिस्कशन को कितना मजा लेकर देखते हैं, यानी कि आप लोग इस डिस्कशन को कितना टकटकी लगाकर देखते हैं। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा, तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, तो ये आजाद साहब की स्टेटमेंट थी जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो जिंदगी यार कुछ इस तरीके से जीनी चाहिए कि जिंदगी हमारे हिसाब से चले, ना कि हम लोग जिंदगी के हिसाब से चलें। और अगर उसके लिए कोई उदाहरण आप लोगों को दे तो यहाँ पर इनका नाम आप लोग आंख बंद कर ले सकते हैं कि हाँ ये होती है जिंदगी। इन्होंने बोला था कि कभी भी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आऊंगा, अपने हिसाब से मरूंगा, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से मरूंगा और आजाद हूं आजाद ही मरूंगा। यानी कि मैं जेल में जाकर चंगुल में मुझे फांसी देगा वो वाली जिंदगी मुझे चाहिए नहीं। इसलिए स्टार्टिंग से एक प्लान बना लिया था कि कहीं भी जाना है, जितनी भी बंदूक में गोली हो उससे मुझे मतलब नहीं है, एक गोली अपने लिए रखनी है कि कल को अगर कोई मुझे पकड़ ले तो अपने आप को मारना है खुद से, यानी कि अपनी जान अपने आप लेनी है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब मरना है, कोई और मुझे सजा नहीं देगा कि हाँ ये इंसान तब मरेगा और तब जिंदा रहेगा। तो ये होती है जिंदगी, इसको कहते हैं जिंदगी जीना। आज के में क्या कर रहे हैं लोग, आज के में लोग सोच ही नहीं रहे कि उनको जिंदगी में क्या करना है, कैसे अपनी जिंदगी को जीना है। अगर आगे बात करें यहाँ पर बेसिकली अभी ये न्यूज में क्या है पहले ये समझिए, हमारी कंट्री में जो कल्चर मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा भी एक एग्जीबिशन, एक शो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आजाद। बेसिकली ये किसके रिलेटेड है यहाँ पर, ये जैसे एग्जीबिशन, सबसे पहले तो अगर देखिए किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिक पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात की जाती है तो आप लोग ये याद रखिएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है कल्चर का पार्ट बन सकती है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसने बात की एक एग्जीबिशन के बारे में, इसका नाम रखा गया आजादी की शौर्य गाथा। तो ये जो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर आजादी की शौर्य गाथा, तो याद रखिएगा सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हैं आजादी की बात की जा रही है, बेसिकली आजाद की नहीं सॉरी आजाद की शौर्य गाथा, ठीक है।
तो आजाद का नाम आ गया यहाँ पर, तो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और जब आप लोग इनकी जिंदगी देखोगे ना यार, ये बेसिकली चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, या फिर आप लोग देखोगे अगर नॉर्मली बात करें जाए यहाँ पर, तो जैसे भगत सिंह जी हो गए, ये इनकी उम्र देखिए आप लोग, ये 1906-1907 में पैदा हुए और 1931 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि 24-25 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को जीकर चले गए। पर लेकिन फिर भी आज इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो के अंदर बोलता हूं ना कि छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। लाइफ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर लेकिन लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जितनी जी शानदार तरीके से जी। आज के डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए आज के डेट में कल को मैं चल के 100 साल जीकर पूरा सो के, मैं मान लीजिए मैं 105 साल जीकर गया पूरा, ठीक है, 105 साल बाद जीकर गया, और उसके बाद भी मुझे इस धरती पर कोई याद नहीं कर रहा है कि हाँ ऐसा कोई इंसान आया था, तो उस 105 साल का मतलब क्या रह गया? हाँ बस आया, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय किया और उसके बाद में चला गया। कुछ तो ऐसा करके जाओ यार कि आप लोगों को लोग याद करें, कुछ तो ऐसा करके जाओ कि लोग को हाँ कहीं इस धरती पर ऐसा भी कोई प्राणी आया था, क्योंकि आना जाना तो यहाँ लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आ गया वहां पर वो यहीं पर ही रहेगा, मैं भी यहाँ पर फिक्स हो गए और आप भी यहाँ पर फिक्स हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो जितनी जीनी है उतनी इतनी शानदार तरीके से जीनी है कि हाँ जो आने वाले टाइम के लोग पढ़े हाँ कि ये इंसान गया यहाँ से जीकर, ठीक है। तो इसीलिए आजादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर एक तरीके से आगे चल रही है, तो इसको भी उसका पार्ट बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो इनॉग्रेशन किया गया, ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है यहाँ पर कहां पर है? ये दिल्ली के अंदर में है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? आजाद की शौर्य गाथा क्या किसके बारे में है? तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में है। आजादी का जो अमृत महोत्सव किसके बारे में है? कि आजादी की जो 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे उसके बारे में। तो ये कुछ बातें कहां पर है, बेसिकली इसको इनोग्रेट किया गया तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट उसमें इसको इनोग्रेट किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ये तो पूछी जा सकती है। अब एक्स्ट्रा भी, ये जो एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर जो आर्टिकल से थोड़ी अलग है, नॉर्मली एक करंट की नहीं है, थोड़ी सी हिस्ट्री की है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप लोगों का करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों तैयार करा देता हूँ, तो वो आप लोग यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ में करंट अफेयर भी होगा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी स्टैटिक पोर्शन की बात आती है। चंद्रशेखर आजाद साहब जो है आप लोग देखिए 1906 में पैदा हुए और 1931 में ये शहीद हो गए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ओनली जो एज रही वो कितनी रही, ठीक है। तो एक इंसान जो कितना जीकर गया, 25 साल जीकर गया, और 25 साल के इंसान को हम लोग पढ़ रहे हैं आज के डेट में यहाँ पर, तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात करें तो इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, पहले इसको हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बोलते थे, पर लेकिन कई सारे ऐसे कांड हुए उस टाइम पर कि यहाँ पर जो भी आर्मी वगैरह थी, कोई ऐसी चीजें थी, उसको क्या कर रहे थे, अंग्रेज पकड़ पकड़ कर उनको खत्म कर रहे थे, ठीक है। तो इसके चलते इनको इसको बचाए रखने के लिए इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये जो सजेशन पर किसके चेंज किया गया यहाँ पर, तो भगत सिंह साहब के द्वारा यहाँ पर सजेशन दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर इसको चेंज किया गया इसका नाम। और नाम कब चेंज किया गया? नाम चेंज किया गया 1928 में, यानी कि इससे पहले जब ये बनाई गई थी इसका जो नाम था वो क्या था, वो था यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो आर्मी हटा के एसोसिएशन कर दिया, क्योंकि अब ये लग ही नहीं रहा कि कोई रिवॉल्यूशन करने वाली चीज है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया इन्होंने यहाँ पर रिपब्लिक के साथ में। तो इससे ये हो गया कि एक जनता का भला करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आर्मी वाले काम करती थी, मारना कूटना बेसिकली, ठीक है, वो वाले काम नहीं करेगी, एक तरीके से जनता के फायदे के लिए अब काम करने वाली है। तो ये चीजें यहाँ पर इसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा। और ये कब चीजें हुई, कांड कब किया, इसके बाद में क्यों चीजें की गई यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा काकोरी ट्रेन रोबरी जब हुई थी 1925 में, ठीक है। तो काकोरी में जो ट्रेन लूटी गई थी जो हमारे देश के जो बेसिकली जवानों के द्वारा, तो उस टाइम पर यहां पर देखने को मिला कि आगे चलकर ये ऐसा स्टेप उठाना पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पर फिर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें हुई एक तरीके से, ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय की भी जान गई, कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिली। तो हिस्ट्री की वो पूरी कहानी है उसके पीछे अगर आप लोग जाएंगे तो वही सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली उसके बाद में लगने लगा कि ऑर्गेनाइजेशन खत्म ना हो जाए, इसको बचाए रखने के लिए 1928 में नाम चेंज कर दिया गया। और इसमें भगत सिंह जी का भी काफी बड़ा रोल रहा इसको नाम को चेंज करने में, ठीक है। तो यानी कि उनके द्वारा रोल प्ले किया गया नाम को चेंज करने में। बाकी जो यहाँ पर लीडर रहे वो यहाँ पर यही रहे, यहाँ पर 31 तक का ये यहां पर यही रहे, यहां पर बेसिकली जो 1931 तक का यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आजाद जी, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बेसिकली बातें होगी जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ये जरूर याद रखेगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा बनाई गई थी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जिसको हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें स्टैटिक की हो गई, कुछ हिस्ट्री की हो गई, तो दोनों चीजें आप लोगों की कवर हो गई, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिकली माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलता हूं, अब बात करता हूं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। स्टार लगा लेना न्यूज के ऊपर, क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के हो सकते हैं। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हाँ ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ बस कि हाँ ये रामप्पा टेंपल और वो सब चीजें, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोगों से हिस्ट्री पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड का पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को दोनों चीजें बता के चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अभी है क्या, हमारी कंट्री में एक टेंपल है जिसका नाम हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम है रामप्पा टेंपल, ठीक है। तो रामप्पा जो टेंपल है यहाँ पर इसको बेसिकली रुद्रेश्वर टेंपल के नाम से भी हम
हम लोग जानते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये बन जाती है, रामप्पा और रुद्रेश्वर जो है वो एक ही आदमी का नाम है। जैसे घर का नाम हो गया टोनू और वैसे है उसका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से उदाहरण दे रहा हूं, दिल पे मत लेना, ओके। तो यहां पर बेसिकली बात करें तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर, ये कहां पर है, ये वारंगल जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के अंदर, वहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर ये है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, तो इसके अंदर यहां पर ये हेरिटेज साइट है। हमारी कंट्री में बेसिकली कोशिश ये की गई थी कि हमारी कंट्री का पार्ट बन जाए बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो लगभग यहां पर इसके लिए जो मुहिम चलाई गई, आई थिंक 1912 बोल रहा हूं लगभग हमारे द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी, लगभग 2011-12 के करीब मुहिम चलाई गई थी कि हाँ इसको हम लोग इसमें चाहते हैं कि ये पार्ट बन जाए। तो हमारे द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, अब चलकर इसको एक्सेप्ट किया गया, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है। तो अब तक हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है, 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। तो जो वीडियो मैंने बना रखी है ना जिसमें 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको भी वहां पर ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक अपडेटेड यहाँ पर अब आप लोगों के सामने लिस्ट होनी चाहिए कि 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, पहले 38 थी, तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर देख सकते हैं कि 13th सेंचुरी में ये बेसिकली बनाया गया था। जो आर्किटेक्ट थे जो इनके द्वारा बनाया गया था उनका नाम था रामप्पा। तो उन्हीं के नाम पर जो इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रामप्पा रखा गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है यहां पर कि किसके द्वारा बनाया गया था, किसके नाम पर नाम है, तो रामप्पा बनाने वाले के नाम पर ही रख दिया। किस पर्टिकुलर टाइम की यहां पर बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है काकतिया जो डायनेस्टी थी उसके टाइम की बात की जा रही है। और यहां पर जो पर्टिकुलर इंसान था इसका नाम था रे चारल, ठीक है, रे चारला रुद्र, ठीक है। तो रे चारला जो रुद्र नाम का यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक जनरल हुआ करता था काकतिया डायनेस्टी में, और उस टाइम पर गणपति देव यहाँ पर किंग थे, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो पर्टिकुलर ये टेंपल है किसके द्वारा बनाया गया, कौन वहां पर जो जनरल हुआ करते थे। क्योंकि देखिए राजा तो ऑर्डर देकर छोड़ देगा कि भाई साहब ये टेंपल मुझे चाहिए, ये टेंपल बनवा दो, ठीक है। अब बनवाने वाला कौन रहेगा और बनाने वाला कौन रहेगा, खाका कौन तैयार करेगा, नक्शा कौन तैयार करेगा, तो सारे आप लोगों को अलग अलग इंसान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो डाइटी है यहाँ पर, जो बेसिकली यहाँ पर प्रिजाइड डाइटी यहाँ पर यहाँ पर भी है रामलिंगेश्वर स्वामी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो 25 जुलाई को अभी हमारी कंट्री में इसको क्या दिया गया है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा। तो सारी चीजें आप लोग को बेसिक बता दी। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। तो समझते हैं कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है यहाँ पर। ये है बेसिकली फैजिल आम, ठीक है। तो ये मैंगो आप लोग बोल सकते हैं FAZIL। तो फैजिल जो मैंगो वैरायटी है इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिल चुका है वेस्ट बंगाल के अंदर में। अभी इसको बहरीन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर देखना तो बनता है कि बहरीन कहां पर है, बहरीन के ऊपर नजर डाल लेते हैं ताकि आप लोग बहरीन को देख सकें, ठीक है। तो यहां पर आइए एक बार बहरीन को देख लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगी तो आप लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो गया बहरीन, ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। छोटी सी एक आइलैंड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। मनामा इसकी कैपिटल है, बहरीन हो गया, ये हो गया इधर कतर, ये हो गया दोहा। ये कहां पर है कंट्री, ये पर्शियन गल्फ के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये फिर इसको अरेबियन गल्फ भी नॉर्मली बोल देते हैं। तो एक्जैक्ट लोकेशन अपनी कंट्री के कंपेयर में जरूर याद रखा करो, ठीक है। जैसे यहां से हम चले यहां पर बहरीन पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की। तो यहां से कहां से बेचा जा रहा है, यहां पर बेसिकली ये जा रहा है वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से कहां जा रहा है, ये जा रहा है बहरीन। तो वेस्ट बंगाल से बहरीन में हम लोग अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यहां पर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर बेच रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि हम लोग सही तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, किसानों को फायदा होगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो जो बहरीन है यहाँ पर ये बेसिकली कुछ दिन पहले अभी यहाँ पर एक शिपमेंट हुई, ये एपिडा के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर प्रमोशन प्रोग्राम दोहा कतर के अंदर में, जहां से 9 वैरायटी मैंगो जो है इंक्लूडिंग दिस आप लोगों को देखने को मिलेगी। जीआई टैग जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को ये डिस्प्ले किया जाता है इंपोर्टेंट जो फूड फैमिली की कैटेगरी में भी, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक एपिडा लिखा हुआ है, कई बार आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूं, आज तो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बताइए ये क्या है इतना तो हक बनता ही है ना कि पढ़ाने के बाद में थोड़ा क्वेश्चन वगैरह पूछ लूं, ठीक है। अगर नहीं बनता तो बता देना यार, नहीं पूछेंगे ऐसी कोई बात नहीं है आगे चलते हैं। ये हालांकि न्यूज जो मैं एक बार डिटेल में कवर भी कर चुका हूं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके ऊपर एडिटोरियल भी मैंने कवर किया था। अभी यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा।
बेसिकली बात की जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये एक ऐसा पक्षी है हमारी कंट्री में जो मेनली राजस्थान और गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और राजस्थान का तो इसको स्टेट पक्षी बोला जाता है। राजस्थान वाले जान रहे होंगे सारा, और राजस्थान वाले तो जानते भी इस चीज को इस तरीके से। बेसिकली एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर पक्षी अगर फेमस है तो आप लोगों से उस पर्टिकुलर पक्षी और उस राज्य का नाम पूछ रहे हैं, कौन कौन से राज्य में यहाँ पर ये बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो हल्का सा एक माइंड में क्लैरिटी रहेगी और इसके बारे में तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी काफी इंपॉर्टेंट ये पक्षी है, जिसमें यहाँ पर दोनों न्यूज में भी रहते हैं। इंडिया और बस्टर्ड के बारे में बात की जा रही है तो कच्छ जो बस्टर्ड सेंचुरी है, ठीक है, तो कच्छ में आप लोगों को देखने को मिलेगी बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है। एस सेंचुरी जिसको गधा बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है? ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई थिंक 2011-12 में या फिर 13-14 में भी हो सकता है। एग्जैक्टली यार मुझे सॉरी ईयर याद नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईईएस में, ठीक है। उसके बाद में ये सेम क्वेश्चन आया आप लोगों का असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर किसी न किसी पेपर में। जब इसके बाद में फिर ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ, सीडीएस में हुआ है या फिर एनडीए में हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन बैंक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछते रहते हैं। तो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए, सीडीएस, इस तरीके से अगर आप लोग ये क्वेश्चन पेपर अगर तैयार कर लें, या ईपीएफओ का पेपर होगा भी, ठीक है, इसी के साथ में कोई और पेपर हो, तो इनको आप लोग अंदाजा एकदम आसानी से लगा पाएंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कहां पर है? ये आप लोग कच्छ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली 4 बस्टर्ड की स्पीसीज देखने को मिलेगी, जिसमें से ये सबसे बड़ा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली है क्या यहाँ पर, ये बाकी की और भी स्पीसीज है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये है कि पक्षी जो है यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरे में रहता है, इसकी काफी ज्यादा जान जा रही है और काफी कम अभी यहाँ पर ये बचे हुए हैं। ये माना जाता है कि बहुत कम इनकी संख्या बची है और पता नहीं है कब खत्म हो जाएंगे, जैसी तरीके से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। इसके चलते अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करूं, अभी हमारी कंट्री में 2020 में फरवरी के महीने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड की गई 13th कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, यानी कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल, ये गांधीनगर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में 150 के भी कम आज के डेट में ये पक्षी बचे हुए हैं। 150 समझ सकते हैं आप लोग कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे समझ सकते हैं, जिसमें से 128 तो अकेले कहां से हैं? 128 तो अकेले राजस्थान से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चे कुछ आप लोगों को महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी या फिर आंध्र प्रदेश में एक का दुक्का कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेन हब जो है इसका वो है बेसिकली राजस्थान में। बाकी का आप लोगों को यहाँ पर कच्छ जो कि डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर में, और कुछ आप लोगों को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोई आप लोगों को बोल दे कि ओनली ये जो है कहां पर पाए जाते हैं? ओनली पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर में। तो ओनली शब्द जो है वो बड़ा खतरनाक है यूपीएससी के लिए, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है जब आयुषेन की लिस्ट में आप लोग जाएंगे, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो नेचर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, क्रिटिकली इंडेंजर्ड अपने आप आएगा, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि 120 ओनली बचे हुए, 130 150 के करीब ओनली बचे हुए, तो इससे फालतू और क्या बोलेंगे और कब आएगा? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये तो नाम आप लोगों को बता दिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। कैटेगरी में अगर यहाँ पर बोले तो यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर मैक्वीन बस्टर्ड, इसी के साथ में लेसर जो यहाँ पर फ्लोरेकेन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये हो गया बंगाल फ्लोरेकेन। तो इसके अलग अलग प्रजाति आप लोगों को देखने को मिलेगी इसी की कैटेगरी में। तो बर्ड जो है काफी हैवी है, काफी बड़ी एक बर्ड आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ग्रास लैंड में यानी कि घास वाले जो मैदान है उनमें देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये जो पक्षी है ज्यादा उड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि लिजार्ड वगैरह हो गया, घास के जो सीड हो गए या इंसेक्ट जो जमीन पर मिलते हैं, उन्हीं से अपना पेट भरकर अपना दाना चारा चलता रहता है इसका, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं बस जिंदगी में, ठीक है। तो वही बातें हैं, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। बाकी अगर बात करें यहाँ पर ओकेजनली ये फ्लाई करता है कभी कभी, और जब फ्लाई करता है तो तभी यहाँ पर जो हाई वोल्टेज वायर है उसमें इलझ जाता है, उसके बाद में इसके पटाखे से पटक जाते हैं, फिर इसकी जान चली जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि यार कुछ ना कुछ आप लोग डाइवर्टर लगाओ तार के ऊपर, ताकि इनको दिख जाए तार, क्योंकि इतने बड़े होते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं प्रॉपर वे में। एक तो इतना हैवी इनका शरीर होता है। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहले पाए जाते थे, अब लगभग 10% ओनली आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर एरिया में, सिकुड़ कर रह गए हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि कहानी खत्म होती जा रही है, अगर इंसानों ने नहीं सुधारी तो फिर कहानी जो है वो भारी पड़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं।
मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर और ओरछा है, आप लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली मूवी देखी है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। बेसिकली एक फेक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो गई थी कि ग्वालियर और ओरछा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन गए हैं। तो ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसको सेलेक्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, किसके अंदर, ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप, यानी कुछ ऐसे एरिया जो कल्चर के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके, जो कि 2011 में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ गए थे। अगर वेबसाइट पर जाकर आज के में भी आप लोग देखोगे तो नॉर्मली 38 लिखे हुए थे, तो एक और ऐड हो गया अभी वहां पर, तो 39 आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम। आखिर आप लोगों को विश्वास ही क्यों करना है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा, तभी आप लोग ढंग से देख लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाई गई यहाँ पर, तो टोटल 39 यहाँ पर दिखाई गई है। तो अभी 38 थी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी, अभी 39 दिखा रहे हैं। और ये वेबसाइट आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को जब जाएंगे यहाँ पर, जब सर्च करेंगे तो ये कुछ ऐसा आप लोगों के सामने खुलकर आएगा। इसमें अगर आप लोग नीचे देखेगा, अरे इतना अंदर, ये 1 मिनट, मैप चला गया अंदर, ठीक है, 1 सेकेंड, मैप को तो जूम ही कर लो, चलो जो भी है 3D फिक्स कर दो। क्या क्या दिखा दिया इसने, अरे तो कुछ ज़्यादा ही आविष्कार होने लगा। 1 सेकेंड, यहीं पे रहो तुम, सेट हो जाएगा इससे। क्या ऐसा है, कलाकारी मैप में बाद में कर लेना जाके, ऐसे हो गए तो और ज़्यादा जूम हो रहा है। 1 मिनट, अच्छा हाँ हो गया सही ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पूरी दुनिया दिखा रहा है अभी यहाँ पर। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कल्चर की, जो है ये 31 हो गई है, यानी कि जो अभी यहाँ पर रामाप्पा टेम्पल जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, ये कहाँ पर ऐड हुआ है, ये कल्चर वाली कैटेगरी में ऐड हुआ है, याद रखिएगा। क्योंकि नेचर, अगर हम लोग बात करें, नेचर वाली अभी 7 है और मिक्स्ड वाली अभी यहाँ पर आप लोगों को एक देखने को मिलेगी, जो कि है कंचनजुंगा। तो टोटल मिलाकर 39 हो गए। तो जो यहाँ पर अभी जो नया टेम्पल ऐड किया गया, तो कहां पर ऐड किया गया, वो कल्चर की साइड में यहाँ पर इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझिएगा इसके बारे में। अगर यहाँ पर दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है काकतिया। काकतिया जो बेसिकली रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। तो पूरा नाम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो क्या है, काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना। तो 2021 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को क्लियर भी कर ले कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये वाली साइट आप लोग कहीं नहीं देखने को मिलेगी, चश्मा लगाकर चाहे ढूंढ लेना इसको, ठीक है। तो ये किस में है, ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप वाली कैटेगरी में, जिसको बेसिकली किस तरीके से इंक्लूसिव और एक वेल प्लान डेवलपमेंट इनका होना चाहिए। फास्ट ग्रोइंग जो भी यहाँ पर हिस्टोरिकल जो सिटीज हैं, उनमें देखिए कल्चर को भी प्रिजर्व करना है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यह कि जैसे अभी बनारस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बनारस में बहुत सारे जो टेंपल वगैरह हैं, बहुत सारी और चीजें जो हैं, उनको जो बेसिकली तोड़ कर अभी क्या किया जा रहा है, वहां पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो ये बोला जाता है कि कोई ऐसी कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट अगर सिटी है, तो आप लोग उसको, अगर वो डेवलप हो रही है, बढ़ रही है आगे चीजें, उसमें काफी चीज चल रही है, फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, सही है, आप लोग वेल प्लान डेवलपमेंट कीजिए, पर लेकिन उसकी कल्चर जो हेरिटेज है, कम से कम यार उसको भी सहज कर रखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखेगा, तो 6 सिटी जो है यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर अगर बात करें, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी अजमेर भी है और वाराणसी भी है, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करा था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। हालांकि अभी यहाँ पर चीजें अलग डायरेक्शन में चल रही है। तो ओरछा और ग्वालियर भी अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्लूड की जा रही है यहाँ पर ये। तो 6 सिटी है साउथ एशिया से अंदर, जिसमें अजमेर, वाराणसी और इसी के साथ में अगर बात करें ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 7th और 8th सिटी यहाँ पर ऐड की गई है, यानी कि जो टोटल 6 सिटी है उसमें से 4 सिटी हमारे कंट्री की अभी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो यूनेस्को है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो मध्य प्रदेश है, ये सब मिलकर यहाँ पर काम करते हैं ताकि फायदा हो सके इस पर्टिकुलर एरिया में। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म को बढ़ाना है, एडिशनल इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक तरीके से काम किया जाता है प्रॉपर वे में चीजों को सुधारने के लिए। तो जो बेसिकली HUL यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम है, तो ये यूनेस्को का है, 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये ऐसी ऐसी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, तो ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया ये, ठीक है। तो चारों तरफ से चौमुखी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिया। ये छोटी सी न्यूज है, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर फिर भी हाँ हो सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कुछ आए तो वहां पर क्वेश्चन बन जाए। सिंगर जो यहाँ पर नाम है इनका फकीर आलमगीर, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। तो जब यहाँ पर जो बांग्लादेश की जब वार चल रही थी 1971 की, उस टाइम पर कई सारे गाने इनके द्वारा गाए गए, ठीक है। तो गोनो संगीत बेसिकली इंस्पायर करने के लिए जो भी फ्रीडम जो फाइटर थे यहाँ पर, क्रांति शिल्पी घोस्ती, इसी के साथ में यहाँ पर गाना शिल्पी घोस्ती, तो ये कई सारे ऐसे इनके द्वारा बेसिकली
जो चीजें इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी, जो 1969 में जब अपराइजिंग हो रही थी अपनी कंट्री को लिबरेट कराने के लिए। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा पर्सन स्पेसिफिक न्यूज बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जिस न्यूज के बारे में आप लोगों से बात भी किया था उसी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज है, यहाँ पर ये अभी क्या है न्यूज, इसके बारे में समझ लेते हैं। चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, साउथ एशिया में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें कोविड-19 की दवाई और पुअर्टी यानी कि गरीबी को मिटाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो गरीबी को मिटाने का जो काम और कोविड-19 की दवाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो चाइना जो है बांग्लादेश को भी साथ में लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने ये बोला है कि इंडिया को भी इसका पार्ट बन जाना चाहिए। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो चाइना के साथ मिलकर काम करती हैं। ये क्यों चाहती है कि इंडिया भी इसका पार्ट बन जाए? क्योंकि चाइना की दादागिरी चलने लगती है। अगर इंडिया पार्ट रहता है तो एक टक्कर का देश आ जाता है साथ में कि हाँ चाइना को कोई रोकने टोकने वाला है, वरना इनको तो चाइना अपने हिसाब से चला लेता है। तो अभी यहाँ पर जो चाइना साउथ एशिया जो कंट्री इमरजेंसी सप्लाईज है यहाँ पर रिजर्व, उसमें गरीबी को मिटाना है, कोऑपरेट करना है। यहाँ पर डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा। कहां पर? ये सारे चाइना के अंदर सेटअप किए जाएंगे। साउथ एशियन जो बेसिकली एरिया है यहाँ पर चाइना साउथ एशियन इनिशिएटिव, इसमें चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका चाइना का लंगोटिया यार हो चुका है आज के डेट में, उसकी गोद में बैठ रहते हैं। पाकिस्तान तो पूरा ही चाइना की बिल्कुल गोदी में बैठ गया, सीमेंट कर पूरा। नेपाल जो है अभी यहाँ पर बैठा ही हुआ था, अब थोड़ा निकल सकते हैं यहाँ पर क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर आ गए। अफगानिस्तान के पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और बांग्लादेश जो है वो भी थोड़ा थोड़ा जाकर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया, भूटान और मालदीव, तो अगर सार्क मेंबर की आप लोग बात करें, इसको साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन एक ग्रुप है जो उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके ओनली 3 कंट्री रह गए हैं, इंडिया, भूटान और मालदीव। बाकी के यहाँ पर अफगानिस्तान अगर बात करें, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये पांचों के पांचों जाकर जो है चाइना की गोदे बैठ चुके हैं। तो जिस तरीके से सार्क की मीटिंग नहीं हो रही है प्रेजेंट टाइम पर, तो कल को हो सकता है कि चाइना जो है वो सार्क का ऑल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा हो। एक तरीके से इंडिया की कोई यहाँ पर इज्जत ही नहीं रहे, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेने की कोशिश कर रहा हो। तो चाइना जो है बेसिकली वो इंडिया का दबदबा खत्म करने की कोशिश करता है हर एक एरिया में। इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? इंडिया क्या अपना मुद्दा बता रहे हैं। इंडिया बोल रहा है कि यार एक साइड में तो हमारे एरिया को में आकर बैठ जाता है बार बार चाइना और बोलते हैं हमारा एरिया, उधर साइड में बोल रहा है कि हमारे साथ में व्यापार करो, हमारे साथ में ये ऐसे ग्रुप बना लो। ऐसे थोड़े ना पॉसिबल होता है, एक कान पर तमाचे मारो, दूसरी साइड में बोल रहे हो कि इज्जत तो करते हैं तुम्हारी। तो ये कैसी इज्जत रह गई यार? ये तो कोई इज्जत नहीं हो गई, ये तो कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच हो गई। पहले डंडा मार दो और फिर यहाँ पर आप लोग फल फ्रूट दिखा दो कि हाँ नहीं आजा, ठीक है सब ठीक तो चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर सुधरना पड़ेगा। इस चीजों को यहां पर नहीं करना है, तो ही हम लोग इसका पार्ट बन पाएंगे। इंडिया ने सीधा सीधा ऐसा बोला। इनिशिएटिव जो है वो चाइना की स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं इंडिया का रोल जो है उसको खत्म करने के लिए साउथ एशिया में, क्योंकि इसको कई बार तो माइनस इंडिया इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर इंडिया के साथ में भूटान नॉर्मली आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडिया के साथ में कौन कौन नहीं है बस ओनली यहाँ पर, तो इंडिया, भूटान और मालदीव नहीं है, बाकी का यहाँ पर सारे मेंबर आ गए हैं। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि सार्क के मेंबर मैक्सिमम चाइना ने निकालकर अपने साथ में मिला ली कि सार्क का मैं पार्ट नहीं बन सकता, तो इनको मैं अपने साथ मिला लेता हूं। तो यहां पर इसको इसलिए माइनस इनिशिएटिव बोला गया इंडिया के नाम पर कि माइनस इंडिया इनिशिएटिव। तो कॉम्बिनेशन जो सार्क के मेंबर हैं अदर देन जैसे कि यहां पर इंडिया हो गया, भूटान हो गया या मालदीव हो गया, इसके अलावा बाकी के जो एक्सपर्ट जो यहां पर सजेस्ट कर रहे हैं यहां पर ये कि माइनस इंडिया इनिशिएटिव इसको नाम दे देना चाहिए, क्योंकि मेनली तो इंडिया ही नहीं है ना, भूटान और जो मालदीव है तो छोटी छोटी कंट्री हो गई, मेन कंट्री तो इंडिया है, इंडिया नहीं है। तो माइनस इंडिया इनिशिएटिव के बारे में पूछे क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में अब नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया का जो रोल है वो डाइल्यूट करने की कोशिश करें, क्योंकि सार्क की मीटिंग हो नहीं रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रस्साकसी के चलते, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो दूसरा रीजनल ब्लॉक है, उसमें से भी कई सारी कंट्री निकलकर अभी यहां पर चली गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सार्क चल रहा है, बिम्स्टेक ऑलरेडी यहां पर धुंधला पड़ा हुआ है, अब यहां पर चाइना घुस गया इसके अंदर भी आकर, तो सारी कंट्री निकाल कर ले गया। तो चाइना का अटेम्प्ट ये है कि एक तरीके से इंडिया को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दे इस पर्टिकुलर एरिया में और सारी दादागिरी अपनी चलाए, ठीक है। तो ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो क्वाड ग्रुप बनाया है यहां पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के द्वारा मिलकर, उसको भी काउंटर करने की चाइना कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो प्लान ऐसा है बेसिकली यहां पर, किस तरीके से आप लोग इसको देखेगा तो हिमालयन क्वाड जो है बेसिकली यहां पर अभी बात करें तो चाइना लेड जो ब्लॉक यहां पर प्लान कर रहा है क्रिएट करने के लिए एक नॉर्दर्न हिमालयन क्वाड, ठीक है, जिसमें एक सारी कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। काउंटर करने के लिए यूएसए का जो भी क्वाड है उसको, जो कि यहां पर बेसिकली एक्टिव मेंबर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये कई सारे इनिशिएटिव है। अगर बात करें वैसे तो हम लोग नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी भी हम लोगों ने कोशिश की तैयार करने की, पर चाइना ने वो सारी चीजें हमारी धूलमित कर दी, क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी इतना कोविड-19 फैल गया, यहां पर चाइना का दबदबा बन गया, तो आराम से चाइना चीजों को निकाल कर ले गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कहीं ना कहीं चाइना जो है उसमें आकर अड़ंगे डाल दे रहा है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि एक पर्टिकुलर
SCRI याद होगा, SCRI। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, यानी कि अगर चाइना से हम लोग कुछ खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको खरीदना बंद कर दो। अभी इंडिया और जापान के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिलकर ये सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कि चाइना से खरीदने की जरूरत नहीं है भाई साहब, हम भी हैं। यानी कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहे हैं कि चाइना की जो हेजेमनी है इस पर्टिकुलर एरिया में, चाइना की जो दादागिरी है कि बस हम ही बेचेंगे, हमारे अलावा कोई यहाँ पे ही नहीं है बेचने खरीदने वाला, तो उसको खत्म करने की कोशिश की गई इन तीनों कंट्री के द्वारा। तो इसके चलते, पेंडेमिक के चलते और भी कई सारी दिक्कत देखने को मिली। चाइना से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, कई सारी और दिक्कत थी। तो उसके चलते भी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें चाइना सबको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, सबको डेट ट्रैप में फंस रहा है। तो उसके चलते भी इंडिया बोल रहा है कि हरकतें कर रहा है, इससे दूर हट जाओ। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में चाइना जो सोच रहा था उस तरीके से, तो बेसिकली इंडिया वहां से बाहर निकल गया, ठीक है। तो वहां पर चाइना की दादागिरी चल रही है, पर वो और तरीके से इंडिया बाहर निकला है, वहां पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी को वहां पर नुकसान हो सकता था, ये बोला जा रहा था। पर लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ ने पॉजिटिव बोला, किसी ने नेगेटिव बोला अपनी जगह, पर लेकिन घुमा फिराकर सबका एक फाइनल डेस्टिनेशन आ रहा है कि चाइना जो है यहाँ पर फाइनली अपना दबदबा हर एक एरिया में बना रहा है, हमारी कंट्री को हर एक तरीके से सप्रेस कर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। सारी चीजें ओपन है आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है पर्सनली मुझे काफी इंपोर्टेंट लगा, आप लोगों को सुनकर भी चक्षु खुलेंगे आप लोगों के, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो बैन की बात की जा रही है फायर क्रैकर के ऊपर, यानी कि जो पटाखे होते हैं, ठीक है। तो पटाखों पर बैन लगाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं। तो एनजीटी ने जब बैन लगाया यहाँ पर, उसने बोला कि यार पटाखे नहीं फटकाओगे आप लोग ये, ठीक है, खासकर एनसीआर वाले रीजन में। एनसीआर वाले रीजन में जो आप लोग पटाखे फटका रहे हो, इससे आसपास वाले रीजन में काफी पोल्यूशन फैल रहा है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी जान जो है वो खतरे में आ रही है, एयर क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो रही है यहाँ पर। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते पता चला यहाँ पर, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया, जिसको एनजीटी बोलते हैं आप लोग, तो उसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी उसके खिलाफ जो यहाँ पर बेसिकली अपील करने गए थे कोर्ट के अंदर में, तो उनकी अपील को जो है वो इसने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो एनजीटी के द्वारा डिसीजन लिया गया था यहाँ पर ये दिसंबर 2020 के अंदर में, कि आप लोग जो है लेस पोल्यूटेड मटेरियल वाले पटाखे छुड़ाओगे या फिर ग्रीन पटाखे छुड़ाओगे, क्रिसमस हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, जो भी आप लोग जो फेस्टिवल वगैरह जो भी सेलिब्रेट करें, तो उसमें ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब यहां पर ये कि आप लोग कोई भी फेस्टिवल क्यों ना सेलिब्रेट करो, पर लेकिन इन्वायरमेंट का आप लोग को ध्यान रखकर चलना ही चलना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस चीज को जो है वो बोला गया, ये बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि अगर जान है तो जान है, वही वाली बात निकल कर आती है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो इसके चलते मुद्दा यहां पर निकल कर आया। तो कोविड-19 पेंडेमिक जो है, एनजीटी अगर बात करें उसने फिर से प्रोहिबिट किया सेल एंड यूज जो है फायर क्रैकर के बारे में बात करें। कोविड-19 पेंडेमिक और ज्यादा यहां पर दिक्कत डाल ही रहा है। तो फायर क्रैकर जो है ये बोला गया एक तरीके से कई सारे लोगों का लाइवलीहुड है, यानी कि एक तरीके से कई सारे लोग जो हैं वो इससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अगर फायर क्रैकर वो नहीं बेचेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, पहली बात तो ये बोलेगी, ठीक है। तो ये बोला गया कि राइट टू बिजनेस जो है यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है, आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर में, यानी कि इसके अंदर आप लोग राइट टू बिजनेस जो है वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है, नॉइस लेवल वो है अपनी जगह है, पर लेकिन राइट टू बिजनेस तो ये फंडामेंटल राइट है ना, तो राइट टू बिजनेस एक तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो कोर्ट ने ये रिप्लाई किया इस आर्ग्यूमेंट का कि राइट टू बिजनेस कोई एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पर ये, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ जो है वो खतरे में पड़ी है तो राइट टू बिजनेस कहां रह गया फिर। तो बेसिकली सीधी सीधी बात तो ये बोली जा रही है कि सबसे पहले आप लोग देखिए फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में संविधान के अंदर रखा गया है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। आर्टिकल 12 से जो आर्टिकल 35 तक है, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में आप लोग काम करने की फ्रीडम बोल सकते हैं, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम बोल सकते हैं, अपने चीजों को फॉलो करने की फ्रीडम बोल सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जा रही है 25 से लेकर 28 में। तो आर्टिकल 25 जो है पर्टिकुलरली वो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो कोई इंसान अगर जिंदा रहेगा तभी तो अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, अगर इन्वायरमेंट का नुकसान होने के बाद में वो इंसान की डेथ हो जाती है तो कैसे अपने रिलीजन को फॉलो कर पाएगा वो। तो इसलिए ये बोला गया कि राइट टू लाइफ जो है वो ज्यादा पावर रखता है राइट टू रिलीजन के कंपेयर में, राइट टू लाइफ ज्यादा पावरफुल है राइट टू रिलीजन के कंपेयर में। तो ये बात यहां पर बोल दी गई है। और जब यहां पर इंसान जिंदा रहेगा तभी कोई बिजनेस करेगा, तो यहां पर जो बोला जा रहा है ना, यहां पर ये वाला भी कि यहां पर राइट टू बिजनेस है, तो वो एब्सोल्यूट कैसे रह गया, राइट टू बिजनेस तो कहीं टिका ही नहीं है। अगर बात करें इंसान की लाइफ के सामने, बिजनेस तो बाद में होंगे, पता नहीं कब होंगे, ठीक है। तो ये यहां से समझ सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट यहां पर जो क्रैकर का है उसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा ये डिसीजन लिए गए। क्रैकर यानी कि जो फायर क्रैकर होते हैं, जो पटाखे होते हैं,
उसके अंदर कई सारे टॉक्सिक मटेरियल मिले रहते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, सीसा हो गया, यहाँ पर क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारे सेहत पर बहुत ह्यूज, बहुत नेगेटिव, खतरनाक वाला इंपैक्ट डालते हैं। इवन ये भी बातें देखने को मिली तो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी इंपैक्ट डालते हैं, बच्चों के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, यहां तक भी आप लोग चीजें देख सकते हैं। इनहेल अगर इसको करते हैं तो हेल्थ जो है वो हार्ट की डिजीज देखने को मिलेगी, सांस की बीमारी देखने को मिलेगी, नर्वस सिस्टम में दिक्कत निकल कर आएगी। फर्दर जो नॉइज पोल्यूशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरीके से रेस्टलेसनेस आप लोगों को टेम्परेरी टाइप में यहां पर सिचुएशन जो है दिक्कत देखने को मिलेगी। परमानेंट हियरिंग लॉस भी यहां पर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है, स्लीप यानी कि सोने में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, पुअर कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, बच्चों का यानी कि बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं होगा, ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती है। जो दिल्ली है ना वो अभी गैस का चैम्बर बन गया था, ये बोला गया इस धरती पर कहीं सबसे ज्यादा पोल्यूशन है तो वो दिल्ली में है। तो कोर्ट वाला बोला, यहाँ पर हमारा जो जज है वो बोले कि यार देखो इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो एनजीटी वाला जो था यानी कि एनजीटी जो कोर्ट है बेसिकली एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो भी राइट टू लाइफ के बारे में ही बात करता है, उसी से इंस्पायर होकर वो बनाया गया था। तो इस तरीके की चीजें ये लगी कि हाँ सुधरेंगी तो ही चीजें, तब जहां पर इंसान रहेगा ना, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उन सब चीजों को सुधारने की बात इनके द्वारा की गई, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, पूरा आर्टिकल पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया मैंने। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, और ये बात कर रहा है इकोनॉमी के बारे में, और जो बात की जा रही है बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट इन इंडिया, यानी कि अगर भारत देश के अंदर आप लोग जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो वो व्यापार कैसा होगा। तो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको बोला गया 2021 इन्वेस्टमेंट ये क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया। तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बेसिकली यहां पर बोला गया कि स्लो डाउन और सारी चीजें होने के बाद भी चीजें जो है कहीं ना कहीं कई सारे रिफॉर्म जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लाए गए हैं, पर लेकिन फिर भी इनके द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि इंडिया में बिजनेस करना चैलेंज रहेगा, आसान नहीं रहेगा। देखिए आज की डेट में चाइना जो है ना वो यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्री के हाथ के काबू से बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब इनको ये लग रहा है कि इस तरीके से इंडिया भी इनके काबू से बाहर ना निकल जाए, तो ये ऐसी रिपोर्ट तैयार कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि कोई यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट न करे। यूके ने तो साफ साफ बोल दिया, देखिए एक तो लोग वो हैं जो मैनिपुलेटिंग बातें करते हैं, ठीक है, आप लोग उल्टी सीधी बातें कर बहकाएंगे, ठीक है। वो वाले लोग क्या हैं, वो वाले लोग ज्यादा खतरनाक हैं। एक ऐसा लोग है, एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि यार ये इंसान गलत है, और वो मुंह पर आप लोगों को जाकर बोलता है कि यार तुम ना मेरी जिंदगी में गलत इंसान हो, ठीक है। तो भले ही आप लोगों को एक तरीके से बुरा लगे, पर उसने मुंह पर आकर बोल दिया। तो यूएसए जो है वो मुंह पर नहीं बोलता है, वो इनडायरेक्ट वे में काम करता है, इसलिए यूएसए खतरनाक है। यूके ने क्या किया, यूके ने सीधा सीधा मुंह पर बोल दिया आकर कि कल को अगर इंडिया का आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम अगर काम कर देता है तो यहां पर काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे यूके को भी और ऑल मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर खुद के ही प्रोडक्ट हम लोग बनाने लगेंगे, खुद का ही व्यापार हम लोग करने लगेंगे, तो हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने देश में अपने आप बनाएंगे और अपने आप ही बेचेंगे, यानी कि हमारे ही खरीदने वाले हैं, हमारी बेचने वाले हैं, हमारे ही देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सारी चीज जब हमारी ही है तो फिर वो नहीं कहते कि जब मियां बीबी राजी तो फिर क्या करेगा काजी, यानी कि जब हमारी देश में ही बनाने हैं, हमको अपने में ही बेचने हैं, तो फिर हम लोग बाहर के क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं। तो इसके चलते चीजें देखने को मिलती है। तो इसके चलते यूके ने तो साफ साफ बोल दिया कि हमको नुकसान होगा, पर यूएस से इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि नुकसान होगा, क्योंकि चाइना तो हाथ से निकल चुका है, अब ये भी हाथ से निकल गया तो उल्टा चला पता हमारे ऊपर इसके जूते पड़ रहे हैं, हमें हमारा सामान जो हम लोग बना रहे हैं वो खरीदने के कंपेयर में उसको छोड़कर हमारे यहाँ बेचने आगे सीधे। तो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो बॉदर करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अगर कोई ऐसी चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं तो कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा। तो ये नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई मेरा लेक्चर अगर देख रहा है, ठीक है, अगर उसको मेरे लेक्चर के अंदर नेगेटिव चीजें निकालनी होगी तो क्या बोलेगा, यार स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं करता है, प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ाता है, ये तो इधर उधर की बातें ज्यादा करता है, ठीक है। इस तरीके की कई बार कमेंट भी मैंने देखे, कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं, पर लेकिन वो इंसान कौन होते हैं, वो इंसान या तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, यानी कि सब कुछ वो जान चुके हैं, और इनको ये लग रहा है कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूं, बस यहां पर आओ और बस फटाफट ये पढ़ के सुना दो, अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है। अगर वो करना ही है तो पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, वो पीपीटी में पढ़ लेना, मेरी जरूरत ही क्या है यहाँ पर फिर आकर यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से गला फाड़कर चिल्लाने की, वो तो पीपीटी में लिखी है ना सारी चीजें। पढ़ने क्यों आ रहे हैं, पढ़ने इसलिए आ रहे हैं ना, तो कि थोड़ी सी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन भी पता चले, कुछ एक्स्ट्रा बातें जिसको याद रख सको, उसके साथ में कनेक्ट करके इसको पढ़ाया जा सके, तो वो वाली इस तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसमें कमी निकालने की बात आएगी तो दुनिया भर की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इंसान जो होता है वो एक तरीके से गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई ना कोई कमी दुनिया भर के निकाल देगा जरा सी देर में अगर निकालेगा। इसी तरीके से इंडिया के अंदर अगर व्यापार में अगर किसी को कमी नहीं दिख रही है करने में और आसानी से व्यापार कर सकता है, तो अभी यूएसए वाले बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है। आर्टिकल 370 यहां पर हटाया गया, इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत बन
रही है, आप लोग व्यापार नहीं कर सकते। कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते आप लोग व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि हमारी कंट्री की नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है आउटसाइड वर्ल्ड में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगा जब जब कोई कंट्री बढ़ती है तो चाइना, जैसे चाइना बढ़ रही है तो चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाती थी उस टाइम पर। हालांकि चाइना तो आराम से मजे मजे में निकल गया, इसीलिए कहते हैं कि अपने जो भी गोल वगैरह है ना, टारगेट वगैरह है, कभी किसी के सामने रिवील मत करो भाई, ठीक है, ताकि लोग जो है उसमें उंगली करने लगते हैं, आप लोग काम नहीं करने देंगे। अपना मनी मन में रखो उनको, और जब बन जाओ तो बिल्कुल बिस्मार्क वाला काम करो कि जर्मनी यूनाइट भी हो जाए और लोगों को पता भी ना चले, बन गई तो बन गई, अब क्या कर लेंगे, तो बोलेंगे भाई बधाई हो, आपके घर में जर्मनी हुई है, ठीक है, तो फिर तो यही बोल पाएंगे। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी में हमेशा इस तरीके से काम करो कि जब काम कंप्लीट हो जाए तभी लोगों को पता चले, जब टारगेट अचीव हो गया तभी पता चला, उसके बाद में तो लोग मिठाई खिलाने आएंगे और एक तरीके से क्लैपिंग करेंगे आप लोगों के लिए। उससे पहले अगर पता चल गया तो फिर आप लोगों की टांग खींचते हुए नजर आएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आएंगे। तो इससे आप लोग कोशिश ये करो कि उन चीजों से बच करो, ठीक है। तो न्यू प्रोटेक्शन बोला जा रहा है कि न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इंडिया के अंदर लिए जा रहे हैं, यानी कई सारे ऐसे मेजर हैं कि बाहर की कंट्री को काम करने नहीं दे रहे, जैसे डेटा को लोकलाइजेशन कर देना हमारी कंट्री में बोला जाता है, तो ये भी उनको पसंद नहीं आ रही है, यानी कि हमारा डेटा तुम बाहर ले जाकर बेचते रहो, उससे पैसे कमाते रहो, हमारे देश के लोगों के बारे में कुछ बात ही ना करो। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को हम लोगों ने कैसे वो कैंसिल कर दिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में लिमिटेड जो कॉम्पिटिटिव जो चॉइस है वो छोड़ रखी है यहाँ पर। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है उनके ऊपर हम ज्यादा काम नहीं करते हैं, करप्शन हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी बेसिकली आप लोग मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली जा रही है। और कई सारे मुद्दे यहाँ पर अगर बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, तो हमारी कंट्री में कई सारे काम किए गए, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, एफडीआई को लिबरलाइजेशन किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लोग लेकर आए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम लोग लेकर आए चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो मैचिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए काफी सारे काम किए, आर्बिट्रेशन हम लोग बना रहे हैं। इसी के साथ में सोवरेन जो वेल्थ फंड हम लोग बना रहे हैं, लेबर कोड हम लोगों ने बनाए, इन्वेस्ट इंडिया लेकर आए, प्रगति का प्रोग्राम हम लोग लेकर आए। तो यानी कि देखने के लिए तो दुनिया भर की अच्छी चीजें कर रखी हैं, पर लेकिन अगर किसी को नेगेटिव चीजें ही देखनी है तो फिर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। वो नहीं है कि पूरा लेक्चर पढ़ाया 5 घंटे का, लगकर 5 घंटे के लेक्चर में कहीं पर एक स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हुई थी पीपीटी में कि सर तो यार सही नहीं पढ़ाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। यानी कि 5 घंटे के लेक्चर में कोई 5000 या 50,000 शब्द लिखे होंगे और उस 50,000 शब्द में अगर कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बस उसको पकड़ लिया कि हाँ यार ये तो बंदा ना इसको स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है। तो ये तो फालतू की बातें होगी ना। तो इतने सारे रिफॉर्म हम लोगों ने किए, वो सारे रिफॉर्म छोड़कर तुम नेगेटिव चीजें बता रहे हो ताकि लोग हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट न करें, तो ये कितने हद तक सही है। तो ये ऐसी हरकतें जो नॉर्मली जो है ये बाहर की कंट्री करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, एक प्रोडक्टिव माइंड के साथ में अगर चीजें देखोगे ना तो आप लोग चीजों को और ज्यादा चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा ओपन माइंड के साथ में चीजों को देखिए ताकि आप लोग उनको लंबे समय तक याद भी रख पाओ और चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाओ। तो यही बेसिक मेरा पर्पस था आप लोगों को यहाँ पर बताने का, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों को क्विज है जो कि आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ बातें देखी जो कि आप लोगों की जिंदगी में हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगी। फिर हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी, पहले तो आजादी की जो है आजादी देखी हम लोगों ने, जो कि आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक टेंपल के बारे में जाना जो किसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया। तो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है जो बताई है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। आम किस किस को पसंद है? मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। मैं अपनी बताऊं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आम, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर इंडियन मस्टर्ड के बारे में जाना, डिटेल में समझा क्या क्या चीजें हैं। एक और पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। इंडिया और चाइना और बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने जाना, माइनस जो इंडिया इनिशिएटिव है वो क्या है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज और ये सारे मुद्दे, वो सारे इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजें मुद्दे हम लोगों ने समझे अभी यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की हमारी कंट्री में बेसिकली फायर क्रैकर के बारे में, तो राइट टू लाइफ और वो सारे क्या मुद्दे हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ये टोटल इस तरीके से आज का हमारा डिस्कशन रहा, ओके। आइए अब यहाँ पर क्विज है उसको देख लेते हैं। तो टकटकी लगाकर लेक्चर तो सुन लिया आप लोगों ने, अब क्विज के बारे में बात करो। HSRA के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। रामप्पा टेंपल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसको किस नाम से पुकारा जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस नाम से रखा गया, आप लोगों को दिखा भी दिया मैंने बेसिकली वहां पर फाइनल उस पर जाकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वाला मैंगो जो कि वेस्ट बंगाल से आ रहा है। इसी के साथ में माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात की, तो कहां पर हुआ था ये बेसिकली, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड जो एनिमल है उसके बारे में। इसी के साथ में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के बारे में बात की, तो यूनेस्को के द्वारा कब इसको स्टार्ट किया गया था, कौन सी कंट्री जिसके द्वारा 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इन इंडिया के बारे में बात की गई, कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ और कौन सा आर्टिकल रिलीजन फ्रीडम के बारे में बात करता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है डायरेक्ट है, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आंसर जरूर दीजिएगा।
आइए जब इतना देख ही लिया तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिए, लंबे समय तक चीजें याद रख पाएंगे और एग्जाम में आप लोगों का भला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको देखिए। कारगिल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो अभी ऑपरेशन था यहां पर, जहां पर हम लोगों ने कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान से जीती थी। उसका ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? राइट टू फॉरगेटन जो है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। राइट टू फॉरगेटन जो है वो राइट टू किसके अंदर यहां पर बेसिकली आता है और कौन सा आर्टिकल है यहां पर? वाइस एडमिरल का नाम बताना है, जिनको रिसेंटली अभी यहां पर यह अलेक्जेंड्रिया डेल रिम्पल अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, इसी के साथ में भागीरथी अम्मा जो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रही, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? और एक और बात यार, यहां पर जो साइड में ये जो आप लोगों की चैटिंग चलती है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा, वहां पर एजुकेशन का माहौल बनाकर रखो। अगर फिर वहां पर फिर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर मेल करते हुए परेशान रहते हो कि सर अनब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो। मुझे यही काम रह गया क्या? मैं देखता रहूंगा, पढ़ाऊंगा भी और ये सारी चीजें भी देखते रहूंगा। यार टीचर को टीचर का काम कर लेने दो यार, ये सारी चीजें अगर मैं देखता रहूंगा तो फिर तो हो चुका काम। मतलब आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा रखी है तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो। फालतू की चीजें गाली गलौज भी कर रहे हो, गुस्सा आता है कई बार, फिर ऐसी चीज देखकर फिर ब्लॉक कर देता हूं, फिर पीछे पड़ रहा है तो सर अनब्लॉक कर दो। क्या तरीका है ये? टाइम को यूटिलाइज कर लो, टाइम बचा हुआ है कितना, उसको ढंग से देखो तो सही 1 मिनट के लिए। ये एज आप लोगों की जो है ये बच्चों वाली हरकतें करने की रह रखी है। जो बच्चे होते हैं 9th 10th के, वो वाले बच्चे अगर इस तरह की हरकतें करते बार बोले तो बोल भी सकते हैं कि बच्चों को भी समझ नहीं है। आप लोग तैयारी कर रहे हो बेसिकली यूपीएससी के लेवल के एग्जाम की, और ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, कई सारे गाली गलौज दे रहे हैं मतलब एक दूसरे को। ये चीजें सही नहीं है, सुधर जाओ। ठीक है, ये कम से कम हरकतें छोड़ दो। मुझे पता है सब नहीं करते हैं, पूरी डिसेंट परिवार है एसएलवी का। कुछ 2-4 नए आते नहीं, गंदी मछली जो एक तरीके से गंदी मछली आकर पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो 2-4 है। तो मैं सोच रहा हूं चलो कोई नहीं, चलो यार एक आध दिन चलो देख लेते हैं। अगर आगे से मुझे ऐसा देखने को मिला मैं तुरंत ब्लॉक मारूंगा। पूरे चैनल पर कभी कमेंट नहीं कर पाओगे, और तो दूर की बात है चैनल पर भी कभी कमेंट नहीं कर पाओगे, ना कभी किसी वीडियो को लाइक ना डिसलाइक ना कमेंट। ऐसी हालत हो जाएगी। फिर आईडी दूसरी बनाकर लाओगे, फिर करोगे, फिर ब्लॉक कर दूंगा। 1 सेकंड लगती है मुझे ब्लॉक करने में, तुम आईडी बनाते रहो मैं ब्लॉक करता रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से सुधर जाओ, ये ऐसी हरकतें मत करो। पढ़ने का माहौल है तो पढ़ाई का माहौल बना के रखो थोड़ा सा। ठीक है, गुस्सा आता है फालतू में यार, मैंने कहा हद कर रखी है, 1-2 आ जाता है कोई इस तरीके की हरकतें काटने लगता है। डिसेंट तरीके से पढ़ाई करो, और कुछ भी ऐसा आप लोगों को दिखता है ना जिसने भी कोई ऐसी गाली गलौज दी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मुझे बस मेल कर देना है studyloverveer@gmail.com। वो इंसान का कभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कभी भी ना तो उसका कमेंट दिखेगा और ना ही उसका लाइव चैट में कभी आप लोगों को कभी उसका कमेंट दिखेगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कोई भी गाली गलौज अगर करता हो आप लोगों को दिख जाता है, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेकर बस मुझे मेल कर दो। इतनी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। ठीक है, जो रेगुलर देखने वाले हैं उनके लिए मैं ये बातें कर रहा हूं। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है रसिया के बारे में, तो रसिया के बारे में सॉरी यूएसए के बारे में बात की। देखिए यहां पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर चक्कर क्या था यहां पर। ये अगर बात करें रसिया के साथ में, यहां पर एक कंट्री है जिसके बारे में भी बात करूंगा। बात क्या करूंगा कर देता हूं, बेसिकली जर्मनी है। तो जर्मनी जो है रसिया से यहां पर गैस वगैरह खरीद रही थी, यहां पर ये इसके लिए पाइपलाइन बिछा रही थी। तो यूएसए ने इसमें अड़ंगा डाल दिया, क्योंकि यूएसए ये चाह रहा था कि कल को चलकर रसिया के साथ में यूरोपियन कंट्री के अच्छे रिलेशन न बने। अगर यूरोपियन कंट्री के अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो यूएसए का दबदबा खत्म हो जाता है यहां पर रसिया के साथ में, अगर इनके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। तो इसलिए यूएसए अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कई बार कई सारी कंट्री के ऊपर प्रेशर डालता है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन हमारे थे, लेकिन हमारे रिलेशन ईरान के साथ में खराब करा दिए प्रेशर डाल डाल के कि मेरे साथ में रिलेशन नहीं रहेंगे, अगर उसके साथ में रिलेशन रहेंगे तो। ठीक है, वो नहीं कहते कि शादी होकर ये नहीं और वाइफ बोल रही है तो मुझे ये तो मेरे साथ में रहो या फिर मां के साथ में रहो। ठीक है, तो ये ऐसी हरकतें जो लड़की ऐसी हरकतें कर रही है यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी की लड़की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कंडीशन देख सकते हैं। कई सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि मेरे घर में रहना है तो अपने मैके से कॉन्टैक्ट ही रखोगे। उस लड़की की औकात देख सकते हैं आप लोग, किस कैटेगरी का लड़का रहेगा वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यार उसके माँ बाप उसके हैं, आपके माँ बाप आपके हैं, तो वो आपके माँ बाप को अपना माने, आप लोग उसके को उसका मानो, उसको को अपना मानो, तो बैलेंस बनाकर चलने वाली बात होती है ना। पर लेकिन यूएसए ऐसी हरकतें नहीं करता हमेशा। आप लोगों को मैंने बोला था ना अभी हमारी कंट्री के बारे में कैसी कैसी बातें बोला था, तो यूएसए हमेशा ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में, इस पाइपलाइन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है चाइना के बारे में। इनिशिएटिव किसने हमको इनवाइट किया, तो बांग्लादेश मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया। आर्टिकल के बारे में बताना है बेसिकली, जो गवर्नर के बारे में, ये बेसिकली यहाँ पर जो जज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर इसका ऑपरेशन विजय नाम है। राइट टू प्राइवेसी है यहाँ पर आर्टिकल जो 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ भी आती है। एडमिरल जो विजय भादवार है बेसिकली, इनको यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर डेल रिम्पल अवार्ड इनको यहाँ पर मिला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नारी शक्ति अवार्ड मिला था यहाँ पर भागीरथी अम्मा। इनके बारे में गाली गलौज लिख रहा है, बदतमीज इंसान। मतलब गुस्सा तो काफी है, मैंने सोचा मतलब उस टाइम पर
क्या बोलूं, बस फिर बाद में इस इंसान को ब्लॉक कर दिया मैंने। अब इसका कमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बाद में जब मुझे मेल आया, ठीक है। तो कई बार ऐसी हरकतें होती हैं, मेरे उस टाइम तो माइंड में से निकल गया, मैं थोड़ा कुछ और काम कर रहा था, थोड़ा बिजी था। फिर मुझे एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया कि सर ये बदतमीजी काट रहा है, ठीक है। तो तब उसको ब्लॉक किया मैंने जाकर। रसिया जर्मनी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आपस में मिलकर काम करने की कोशिश करें, और बाल्टिक सी से होती हुई ये लाइन जा रही है। बांग्लादेश ने इंडिया को इन्वाइट किया कि चाइना के साथ मिलकर काम करो, आर्टिकल 217 है ये, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए, अगर ना तो बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।